हेलो मित्रों, मैं सुरेश कुमार माहो आप लोगों को हिंदी पाठशाला में और हिंदी के समाज टॉपिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। एमपीएसआई और अदर्स वनडे एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास का अर्थ संक्षेप होता है, एक शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है जिसमें सिर्फ आप लोग किसी किताब को ना उठाएं, सिर्फ किताब की किसी भी किताब के प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हें देखें और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप लगाते हैं 100 ओटी लगाते हैं, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाते हैं तो 100 में से अगर आपके 98 ओटी बिल्कुल राइट निकलेंगे। एक आध ओटी का क्या होता है, एक आध वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या रहता है। ओटी का मतलब, कहने का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट टाइप से है। कई बार हमारी गलती की वजह से और कई बार किताबों की गलती की वजह से हो जाती है। परीक्षाओं में तो गलतियाँ होती, तो गलतियों को हम कम कर सकते हैं, रोकना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ गलतियाँ ईश्वर को छोड़ के सभी में रहती हैं और मानव तो एक गलतियों का पुतला है, समझिएगा आप। तो एक दो ओटियाँ तो आपकी गलत रहेंगी, लेकिन 100 में से 98 अभी तक मेरा जो अनुभव है स्टूडेंटों को पढ़ाते हुए इस शॉर्ट ट्रिक विधि पे, तो इस शॉर्ट ट्रिक विधि में मैंने ये देखा कि 98% ओटियाँ तो सही लग जाती, एकदम राइट, क्लियरिटी ही जाती है। तो भैया हम लोग आज पढ़ेंगे समास टॉपिक। समास टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे अदर्स परीक्षार्थियों को इसका फ़ायदा मिले। तो इसी कड़ी में प्रारंभ करते हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, पदों का संक्षेप, शब्दों का संक्षेप। देखिए, पद का अर्थ शब्द से होता है। शब्द यानी कोई शब्द अगर स्वतंत्र रूप से है तो उसे हम शब्द कह देते हैं, लेकिन कहीं वाक्य में वो उसी शब्द को प्रयोग कर लेते हैं तो उसी को हम पद कहने लगते हैं, एक सामान्य सी अवधारणा के अनुसार। देखिए, समास पद के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। समास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास होता है आपका अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है द्वितीय पद प्रधान समास। ये आपका होता है तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, और तीसरा होता है द्विगु समास। हाँ, ध्यान रखिए, द्विगु समास। द्वितीय पद प्रधान 3 समास होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधार और द्विगु समास। तीसरा होता है दोनों पद प्रधान समास। इसमें देखिए, पहला प्रथम पद प्रधान था, इसमें द्वितीय पद प्रधान था, इसमें दोनों पद प्रधान समास। ये होता है आपका द्वंद्व समास। चौथा होता है दोनों पद अप्रधान समास। ये होता है आपका बहुब्रीहि समास। समास पद के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, किंतु अर्थ के आधार पर, मित्रों ध्यान रखें, पद के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, किंतु अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर ध्यान रखिए, पद के आधार की बात करें, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप उत्तर 4 ही लगाइए, 6 न लगाइए। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्टली पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 6 लगा सकते हैं, 6 ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर पद के आधार पर पूछे जाए
तो भी 4 लगाइए। अर्थ के आधार पर पूछे जाए तो 6 लगाइए। अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं समास के बारे में, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो ये फॉर्मेलिटीज टाइप की है जिससे प्रश्न कम फैक्चुअल प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें देख लीजिए। अब हम बात करते हैं समास की वास्तविक अवधारणा के बारे में, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कैसे पूछने की संभावना रहती है। समास से समानता प्रश्न एक ही प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे एक पद लिख देता है उसमें पूछ लेता है इसमें कौन सा समास है। तो ध्यान रखिए, छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ, उस किस्सा को सुनिए। एक गाँव में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र थे, एक छोटा बड़ा गुलमुठो, एक बड़ा हट्टा खट। बड़ा बालक बड़ा था तो अपने अधिकारों को देखते हुए कई बड़े पुत्र में वैसे भी ज़्यादा माता पिता का प्रेम भाव रहता है, और तो वो छोटे से बड़ा बालक कई व्यसनों में पड़ गया, जैसे शराब पीना, मदिरा पीना, शराब गुटखा उटका। तो इस बात को उसके छोटे भाई ने देखी। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि भैया देखो, या तो मान जाओ, नहीं हम आपकी बात यानी आपकी शिकायत दद्दा से कह दें। गांव में पिताजी को दद्दा ही कहा जाता है। तो वो बोलता है अपने भाई से, भैया देख, अब कत माने बुंदेलखंड में कत का मतलब कहने से होता है। अब कत दद्दा से, ध्यान रखिए, यहीं से आपकी पूरी समास की शॉर्ट ट्रिक बनने लगी। अब पूरा समास शॉर्ट ट्रिक पे ही है, ध्यान रखिए। आज से हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, बा से हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, का से हो जाएगा आपका कर्मधार समास, ता से हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ये 2 से ये 2 दा 2 रहे, इससे हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास, लिख सकते हैं आपका। और ये दा से हो जाएगा आपका द्विगु, और से समास लिख सकते हैं। यानी अर्थ के आधार पर समास कितने प्रकार के हो रहे हैं? अर्थ के आधार पर समास हो रहे हैं आपके 6 प्रकार के। सामान्यतः इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक समास को लेके चलते हैं। आ से अव्ययीभाव समास, ध्यान रखिए, अब कत दद्दा से, यहाँ मैं लिख देता हूँ अब कत दद्दा से, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक को लेके चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अव्ययीभाव समास की शॉर्ट ट्रिक सुनिएगा, उसमें प्रश्न कैसे बनते और अव्ययीभाव समास को पहचाने कैसे। ध्यान रखिए, अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जो लिंग वचन क्रिया के आधार पर, किसी भी आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा का तैसा रहता है। जैसे उपसर्गों को ले चलते हैं, लेकिन उपसर्ग भी कौन से, जो विशेषण स्वरूप उपसर्ग होंगे वो अव्ययीभाव समास में प्रयोग नहीं होते। हाँ, विशेषण स्वरूप अव्ययों को छोड़ के बाकी के जो विशेषण में प्रयोग होते हैं वो अव्यय को छोड़ के बाकी के जितने अव्यय होते हैं वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। विशेषण वाले उपसर्ग जितने भी होते हैं वो कर्मधार समास में चले जाते हैं। इसलिए विशेषण वाले उपसर्ग कर्मधार समास में रहेंगे, और ऐसे उपसर्ग जिनका विशेषण नहीं होता है, जो सिर्फ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें हम अव्ययीभाव समास में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, अव्ययीभाव समास के लिए एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक गांव में एक लड़की रहती थी, वो ईश्वर के मंदिर जाती और मंदिर से आती लौट के, तो वो एक दिन अपने सखी से, अर्थात उसकी सखी का नाम था बैनी से कहती है, बैनी ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो वो बोलती है, बैनी पाया भर हाथ हर पुनरुक्ति। देखिए, शॉर्ट ट्रिकों का ये फायदा रहता है कि एक बार हम पढ़ लेते हैं, 1-2 बार पढ़ते हैं तो हमें भूलने की संभावनाएं कम हो जाती है। सामान्यतः हम शॉर्ट ट्रिकों को देखिए, दुनिया का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिसे हम पढ़ें नहीं और रिवीजन ना करें तो हमारे साथ दे। धीरे धीरे हमारे चित्त से ये चीज़ें अचेतन मन में चले जाती हैं, और अचेतन मन जो होता है वो बड़े प्रेशर देने पर हमें ज्ञान के बारे में हमें बताता है। इसलिए इन्हें सामान्यतः रिवीजन करते रहे। तो शब्द से अगर आपको शब्द से पहले अगर बे लगा दिखाई दे रहा हो, जैसे बेरहम है, बेशरम है, बेकार है, बेरोजगार है, ये जितने भी शब्द से पहले लगे दिखाई दे, ध्यान रखें, बे हटाने पर शब्द से, जैसे बेरोजगार लिखा, बेरोजगार वास्तविकता में अव्ययीभाव समास है। अब देखिए, बे हटाने पर शब्द का अर्थ खंडित नहीं होना चाहिए। अगर शब्द का अर्थ खंडित होने लगे तो अव्ययीभाव समास नहीं। बे लगने पर इसका अर्थ ये देने लगा बिना रोजगार के, इसलिए अव्ययीभाव समास हो रहा है। बेरोजगार हो, बेनाम है जिसका नाम ना हो,
ठीक है। तो ये बे हटाने पर तब भी नाम का अर्थ आ रहा। तो अव्ययभाव समास में ये उपसर्ग जितने होते हैं इन्हें हटाने पर उनका अर्थ गायब नहीं होता। शब्द से पहले नी, जैसे निकम्मा है, नी लगा दिखाई दे तो भी अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे निकम्मा है, निरोग है, निडर है, ठीक है, निराशा है। सब P4 देखिए, P का मतलब यहाँ से प्रति से हुआ। शब्द से पहले प्रति, जैसे प्रतिकूल है, प्रतिकार है, प्रतिदिन है, प्रति व्यक्ति है। देखिए अब हम यहाँ लिखते हैं प्रत्यक्ष। यण संधि में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि या और वा से पहले आधा वर्ण होता है तो यण संधि होती है। और यण संधि में मैंने आपको ये भी बताया था कि आधा वर्ण होता है उस पर हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। तो हमने यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रति, हो गया। तो इसका मतलब है प्रति। प्रत्यक्ष में भी अव्ययभाव समास है। इसमें एक शब्द आप याद रख सकते हैं परोक्ष, ये प्रत्यक्ष का ही पर्यायवाची है, इसमें भी अव्ययभाव समास है। शब्द से पहले बड़ा आ, जैसे आ बड़ा आ उपसर्ग लगा दिखाई दे तब भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे आमरण, आजीवन। शब्द से पहले यथा, यथा लगा दिखाई दे तो आपका अव्ययभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, यथोक्ति, यथोचित, यथार्थ इत्यादि। शब्द से पहले ये का मतलब यहाँ पर अनु से होगा, ध्यान रखें, अनु। जैसे अनुकूल, अनुसार, अनुकरण। शब्द से पहले अनु लगा दिखाई दे, अनुलोम, तो ये अव्ययभाव समास होता है। ध्यान रहे, अगर आ नकारात्मक है, पहला पद नकारात्मक है तो नए तत्पुरुष समास में आ जाता है। इसीलिए छोटा आ लगा दिखाई दे, जैसे अमर लिखा है तो ये आ को हम नहीं देखेंगे, बड़ा आ और अनु को देखते हैं शब्द से पहले। अब जैसे हमने यहाँ पर अन्वय लिखा है, ध्यान रखें, अन्वय शब्द को हम यण संधि बन रही है तो अनु धन अय, ठीक है। अगर मित्रों आपने संधियों का वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें संधियों का एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखें। और किसी भी टॉपिक से संबंधित जिसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करें। और मेरा नंबर आपको लोगों को पता ही है, 7748030399। इस पर कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे लिखकर भेज भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन 11 बजे की रात्रि के 10-11 बजे के बाद कॉल मत करिए। कई बार 3-3 बजे बाद कॉल करते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ध्यान रखिए, ये नंबर मेरा लिखा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इस तरीके से ये देखिए शब्द से पहले भर लगा दिखाई दे रहा है, जैसे भरपूर, भरपेट, भरके, भरकस इत्यादि, यानी शब्द से पहले अव्ययभाव समास है अगर भर लगा दिखाई। ये हा का प्रयोग अकेला करेंगे हम, जैसे शब्द से पहले हम लगा दिखाई दे, जैसे हम सफ़र है, हम दर्द है, हम उम्र है, हमरा है इत्यादि। ये था का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमने प्रयोग के लिए किया है। हम हर लिख सकते थे। अब देखिए शब्द से पहले हर लगा दिखाई दे तब भी अव्ययभाव समास, जैसे हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर व्यक्ति, हर एक, यानी शब्द से पहले हर उपसर्ग लगा दिखाई दे रहा है तब भी अव्ययभाव समास। पुनरुक्ति का मतलब समझते हैं कि कोई भी एक शब्द बार बार आना, जैसे गाँव गाँव, गली गली, दिन दिन, रात रात, दिनों दिन, रातों रात, सुबह सुबह, शाम शाम। ये पुनरावृत्ति वाले जैसे फटाफट, चटाचट, गटागट, टमाटम, टमटम, रट रट, पट पट, खट खट, नट नट, ये इत्यादि जो पुनरावृत्ति वाले जितने शब्द दिखाई दे रहे हैं सब अव्ययभाव समास होते हैं। अव्ययभाव समास की ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने ये देखा है, कम से कम तो आप चाहे 10 किताबें उठा के रख लीजिए, 10 किताबों की वस्तुनिष्ठ लगाएंगे तो इसी शॉर्ट ट्रिक से आपकी 100%, ध्यान रखिए 100% की गारंटी ले रहा हूँ इसे, 100% आप लोगों की ओटियाँ लग जाती हैं। ध्यान रखें, उपसर्गों का प्रयोग जरूर ध्यान रखें। विशेषण स्वरूप उपसर्गों को छोड़ के बाकी के जितने उपसर्ग हैं अगर लगे दिखाई दे रहे हैं, अब बिना सोचे समझे अव्ययभाव समास लगा सकते हैं। बस विशेषण स्वरूप उपसर्ग का ध्यान रखिए। विशेषण स्वरूप उपसर्ग जैसे सत है, सत उपसर्ग जहाँ लगा दिखाई देगा तो वहाँ कर्मधार समास बन जाता है। ध्यान रखिए, विशेषण स्वरूप उपसर्ग जहाँ लगता है वहाँ कर्मधार समास बनता है। अब देखिए ये आपका हो गया अव्ययभाव समास। अब हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास काफ़ी सिंपल समास है, जिसे आप लोगों ने, कई लोगों ने बड़ा कठिन बना रखा है, पढ़ाते समय टीचरों ने बड़ा कठिन बना रखा है। देखिए हमने अव्ययभाव समास की कोई भी परिभाषा नहीं बताई और ना ही परिभाषा की जरूरत होती है।
अगर ज़रूरत भी हो तो लिख सकते हैं ऐसे, जिस समास पद रचना में पहला पद अव्यय या प्रधान हो, पहला पद अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास काफ़ी सिंपल समास है, ध्यान सुनिए। बहुब्रीहि समास की परिभाषाओं की हम बात करें तो बाद में बात कर लेंगे। ध्यान रखिए, पहला फैक्ट सुनिएगा, देवी देवताओं का पर्यायवाची, किसी भी देवी या देवताओं का पर्यायवाची दिखाई दे रहा हो, कोई भी देवी देवताओं का पर्यायवाची जिसकी आप पूजा कर सकते हैं, सिर्फ एक देवता को, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक देवता को छोड़ के, सिर्फ एक देवता को छोड़ के सभी बहुब्रीहि समास। वो देवता कौन, आप पूछेंगे वो देवता कौन से, तो मैं आपको बताता हूँ, पति देवता को छोड़ के सिर्फ पति देवता आपके तत्पुरुष समास होते हैं, बाकी की जिसकी भी पूजा हो रही वो सब बहुब्रीहि समास हो। जैसे गणेश को ले लें, लंबोदर, गजानन, गौरीपुत्र, आशुतोष शिवजी का पर्यायवाची, हैरम गणेश का पर्यायवाची, चक्रपाणी, वज्रपाणी, सहस्त्रभुज, रमेश, गणेश, भूतेश इत्यादि जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची दिखाई देंगे सब कर्मधार समास, सॉरी सब बहुब्रीहि समास, कर्मधार नहीं बहुब्रीहि समास की बात कर रहे हैं। तो देवी, बस इतनी फैक्ट में आपके बहुब्रीहि समास कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ इतना, देवी देवताओं का पर्यायवाची दिखाई दे बहुब्रीहि समास लगा दीजिए, जिसकी पूजा होती है सिर्फ बहुब्रीहि समास लगा। अगर थोड़ी और गहराई तक जाना चाहें तो ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम जैसे अजातशत्रु है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं इत्यादि, जिनके जो सम्मानीय जो प्रसिद्धि ले चुके हैं, उनको भी हम बहुब्रीहि समास में रख सकते हैं। साथ साथ में तीसरे फैक्ट की हम बात करें तो ये हो जाते हैं अद्वितीय स्थान, जैसे चीन की दीवार कह सकते हैं आप, तत्पुरुष समास जैसा लग रहा होगा, चीन की दीवार कारक लगा है तो तत्पुरुष समास नहीं रहेगा, बहुब्रीहि समास। सामान्यतः आपका ताजमहल है तो भी बहुब्रीहि समास रहेगा। जो एक है दुनिया में, दो हो गए तो बहुब्रीहि समास नहीं बनाएगा, ये बहुब्रीहि समास के लिए इतने ही में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, देवी देवताओं को पर्यायवाची, कितने भी उदाहरण आप देख लीजिए किसी भी किताब से, इससे मैंने ये देखा आप 100 में से 100 ओटियाँ कंप्लीटली लगा सकते हैं। बस एक आध दो ओटी की मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, शायद गलत हो जाती है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए, कोई भी समास से पहले अगर आ रहा है तो बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। देखिए बहुब्रीहि समास क्लियर है। तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं हम, तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं, उस समास को सुनिएगा अच्छे से, कर्मधार समास। कर्मधार समास पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उस भेदों को छोड़ छाड़ के एक मैं आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक पे देखिए, पूरे लॉजिक पर देखिए तत्पुरुष समास के लिए क्या लॉजिक है। 6 भेद होते हैं उसके, तो होते ही ये बात तो ठीक है। आप तो देखिए संसार की जो भौतिक वस्तुएं आप जो देख रहे हैं, जिनसे आपके संबंध है, जिसे आप देख रहे हैं, जैसे मुझे देख रहे हैं तो एक शिक्षक तत्पुरुष समास, पेन देख रहे हैं तत्पुरुष समास, किताब देख रहे हैं तत्पुरुष समास, दुनिया की जिस वस्तु को आप देख सकते हैं, जो उपयोग किए, पिताजी को देख रहे हैं तत्पुरुष समास, सेनाध्यक्ष को देख रहे हैं तत्पुरुष समास, प्रधानमंत्री को देख रहे हैं वो भी तत्पुरुष समास, रसूलुल्लाह को देख रहे हैं वो भी तत्पुरुष समास, खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं तत्पुरुष समास, यानी कहने का मतलब जिस वस्तु, बिस्तर को देख रहे हैं तत्पुरुष समास, यानी जिस वस्तु को आप देख सकते हैं सब तत्पुरुष समास। बस तत्पुरुष समास में या किसी में भी विशेषण लग जाता है, किसी भी समास में विशेषण या उपमान, उपमान का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि लगती है तो यही प्रसिद्ध शब्द पहले लग जाता है, उपमान पहले लग जाता है, तो यही कर्मधार समास बन जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने बोला पेन, तत्पुरुष समास, लेकिन मैं इसी को सफ़ेद पेन बोल दूं या काला पेन बोल दूं तो यही बन गया कर्मधार समास। जैसे हमने बोला जन, तत्पुरुष समास, अब इसी को हम बोल दें दुर्जन, कर्मधार समास हो, इसी को हम बोल दें सज्जन, यही बन गया आपका कर्मधार समास। अब मैंने बोला मति, तत्पुरुष समास, अब मैंने बोला यहाँ पर सतमति, कर्मधार समास। कर्मधार समास और तत्पुरुष समास एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब भैया एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हरी मिर्च कौन सा समास है, तो हरी मिर्च की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन हरी मिर्च की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधार समास, क्योंकि हरी
हरी मिर्च। हरी मिर्च में हरी जो शब्द है, हरी जो शब्द है क्या है? विशेषण है। अब मैंने भैया बोला, भैया कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। लेकिन इसी को मैं छोट भैया बोल दूं तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? कर्मधार समास। लेकिन यही एक प्रसिद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे छोट भैया विधायकों के साथ रहते हैं, चापलूस टाइप के, समझ रहे हैं ना, सांसदों के साथ रहते, तो ये इस स्थिति में बहुब्रीहि समास में चला जाता है। हाँ मित्रों, बहुब्रीहि समास में मैं कुछ पदों को छोड़ गया हूँ, उनको आप लिखना चाहें तो अभी लिख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, बहुब्रीहि समास का मैंने बताया था देवी देवताओं को पर्यायवाची और आपके अद्वितीय स्थान और ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ साथ में ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे सा परिवार, एक ये रहता है, दुनाली, ये याद रखना है आपको। मक्खी चूस, आप समझते हैं, मक्खी चूस, ठीक है। सिरफिरा, 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 छोट भैया, ठीक है। और कुछ और एक आध दो पद और मिल सकते हैं, ऐसे कुछ पद बहुब्रीहि समास में रहते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये बहुब्रीहि समास का थोड़ा सा छूट गया था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हरी मिर्च, हाँ भैया, हम तत्पुरुष समास की हम बात कर रहे थे, तो तत्पुरुष समास को थोड़ा सा और देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास में किसी भी वस्तु को आप, अब थोड़ा सा इसका विस्तार स्वरूप हम देख लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार स्वरूप आपको तत्पुरुष समास का हम बता देते हैं, उसके बाद हम फिर कर्मधार समास के बारे में और बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब क्या है? तत्पुरुष समास। अगर विशेषण लग जाए तो वही कर्मधार समास। जैसे मैं आप लोगों के सामने कैमरे पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोर्ड बोलूँ तो आपका निश्चित है, निश्चित आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास। अगर मैं इसी को व्हाइट बोर्ड बोल दूँ या सफ़ेद बोर्ड बोल दूँ तो यही कर्मधार समास हो गया ना, क्योंकि इसमें विशेषण लग गया। अब देखिए, रेलगाड़ी आपके उपयोग की वस्तु देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, तो इसका मतलब है तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी देख सकते हैं, तत्पुरुष समास है कि नहीं। हवाई जहाज तत्पुरुष समास है। पॉकेट खर्च, पॉकेट खर्च ये भी क्योंकि देख सकते हैं आप, हैं, चोर को देख सकते हैं, गगनचुंबी इमारतों को से देख सकते हैं कि नहीं। स्वर्ग को प्राप्त देख सकते हैं या फिर उसे महसूस कर सकते हैं, वो भी तत्पुरुष समास रहेगा। यानी जिन वस्तुओं के बारे में आप, जैसे राजपुत्र, राजा को पुत्रों से भी देख सकते हैं, राजपूत, राजकुमारी इत्यादि, घुड़सवार, घोड़े पर सवार इत्यादि। अब देखिए, थोड़े से समासों के बारे में हम बात कर लेते हैं। 6 समास, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सामान्यतः इन्हीं से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक विस्तार दे देते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं, सेकंड तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक को विभक्ति का लोप होता है। इसमें जितने भी कर्ता दिखाई देते हैं काम करने वाले, जैसे शिक्षक शिक्षा को देने वाले, व्यापारी व्यापार को करने वाला, को विभक्ति का लोप हो रहा है, समझ रहे ना। कठकोला, काठ को कोलने वाला, को विभक्ति। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ध्यान रखिए, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। इस तरीके से को विभक्ति का लोप हो जाता है। फिर से सुनिएगा, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, तो उसे भी देख सकते हैं। विद्यार्थी, विद्या को अर्जन करने वाला। ध्यान रखिए, तीसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। इसे आप करण तत्पुरुष समास को तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साधन, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, रेखांकित, रेखा से अंकित, जल भरा, जल से भरा, ठीक है। इसमें साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके ही विपरीत अगर हम अपादान कारक की बात कर दें, अभी आप ये मत सोचना कि आपने संप्रदान कारक छोड़ दिया, नहीं, हम अगर इसी की विपरीत थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। चौथे नंबर के जो तीसरे नंबर को हम थोड़े से टाइम बाद बता देंगे। इसमें ही अपादान की बात कर दें तो अपादान में से विभक्ति है और यहाँ पर भी से है, तो यहाँ पर शब्द के अंत में कुछ अलग रहता है, जैसे अलगाव का भाव आता है इस शब्द में। इस प्रकार के अपादान समास में पंचम होता है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, जैसे शब्द मिल जाता है हीन, रिक्त, मुक्त, दलित,
ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जल से भरा, जल भरा तो हो जाएगा करण, लेकिन जल रिक्त बोले तो हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास। ध्यान रखिए मित्रों, फिर से ध्यान से सुनिए। अपादान और करण में इसमें भी से और इसमें भी, इसमें हम साथ की बात करते हैं, इसमें अलग होने की बात करते हैं। जैसे हम बात करें पेन से लिखा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा करण, लेकिन पेन से ही यानी तो कौन सा हो जाएगा आपका करण, अपादान। सॉरी, अगर हम बात बोले अकाल से पीड़ित, क्योंकि उसका साथ दे रहा अकाल, उससे पीड़ित हो गए तो करण, लेकिन अकाल रहित, अकाल से मुक्त तो ये हो जाएगा अपादान। ध्यान रखिए, क्लियर है, ये आपका अपादान तत्पुरुष समास और ये आपका करण तत्पुरुष। अब हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे हम चतुर्थ तत्पुरुष समास कहते हैं, चतुर्थ तत्पुरुष समास कहते हैं। चतुर्थ तत्पुरुष समास में क्या रहता है, अपादान में क्या रहता है, यहाँ उपयोगिता के लिए बात कर सकते हैं, जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए विभक्ति का प्रयोग लोप होता है। ठीक है, समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला इत्यादि, ये शब्द पूरे इसमें अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। अपादान तत्पुरुष समास में आपको बता ही चुका हूँ, अपादान तत्पुरुष समास में बता ही चुका हूँ। अगला है आपका संबंध तत्पुरुष समास। अपादान को पंचम कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास में ये आपका छठवा होता है, छठवा तत्पुरुष होता है। इसमें का, की और के विभक्ति का लोप होता है। इसमें जितने भी संबंध होते हैं या अधिकार होता है, देखिए संबंध होता है या अधिकार की भी बात कर सकते हैं आप यहाँ, अधिकार की। जैसे हम बात कर सकते राम का घर, राम का अधिकार है इसीलिए तो राम का घर है। ठीक है, राजमहल, राजा का महल, करोड़पति, करोड़ों का पति, लखपति, लाखों का पति। ठीक है, ये इस तरीके से आपका हो जाता है कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास। मित्रों यहाँ पर अगला हम समास अगला यहाँ पर लिख देते, नीचे ना लिख के ऊपर लिख रहा हूँ छठवा, छठवा जिसे अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, इसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है, सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें मैं या पर विभक्ति का लोप हो जाता है, मैं या पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी मैं या पर विभक्ति का लोप होता है। ठीक है मित्रों, ये आपका तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास और कर्मधार समास एक दूसरे से जुड़े हैं। वास्तविकता में कर्मधार समास को प्रथम तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। बस इसमें क्या है, कर्मधार समास में विशेषण या उपमान जुड़ जाता है। उपमान मतलब प्रसिद्ध वस्तु। अगर हम किसी वस्तु से प्रसिद्धि की बात करें तो वहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधार समास हो जाता है। अब कर्मधार समास के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप देख लेते हैं। ये आपका हुआ तत्पुरुष समास। अब हम बात करते हैं कर्मधार समास के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, कर्मधार समास। कर्मधार समास में मैंने पहले ही बताया, एक तो होगा विशेषण जो विशेषता बताएगा, दूसरा होगा विशेष। ये दोनों साथ साथ होंगे तभी कर्मधार समास होगा। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, उपमान। उपमान मतलब प्रसिद्ध, ये होगा प्रसिद्ध। और एक होगा उपमेय। उपमेय मतलब अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। ये दोनों साथ साथ रहेंगे तो ये कर्मधार समास बनेगा। विशेषण की हम बात करते हैं, जैसे सज्जन है, सज्जन, तो ये आपका हो गया कर्मधार। दुर्जन, दुर्घटना, घटना की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन दुर्घटना कर्मधार समास हो जाएगा। अब हम उपमान उपमेय की बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी कौन होगी, जिसका मुख के चंद्र के समान हो, तो ये हो गया आपका उपमान। और ये हो गया उपमेय, जिसका मुख मृगनयनी,
मृग नयनी, जिसके नयन मृग के समान, तो मृग नयनी, सॉरी क्लियर है। लोहे पुरुष, लोहे पुरुष वह व्यक्ति जो लोहे के समान, ये उपमान हो गया, ये उपमा हो गया, ठीक है क्लियर। राजीव नयन, राजीव नयन, जिसके नयन राजीव अर्थात कमल के समान है, तो आपका तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधार समास हो जाएगा। कर्मधार समास के 3 भेद होते हैं और प्रसिद्ध, और भी ध्यान रखें, सॉरी कर्मधार समास के लिए होती है, अब क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, गलती हो गई। तो ये कर्मधार समास के लिए इतना ही काफ़ी रहता है, इससे ज़्यादा कर्मधार समास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने गगन बोला, तो गगन की तो आप तत्पुरुष समास कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं। लेकिन इसी को मैं नील गगन बोल दूँ तो कौन सा हो जाएगा आपका कर्मधार समास। अगर मैं यहीं पे जैसे कमल बोलूँ तो देख सकते हैं आप, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन नील कमल बोल दूँ, स्वर्ण कमल बोल दूँ, रजत कमल बोल दूँ, तो ये कर्मधार समास हो जाएगा। आप कितनी भी ऊटियाँ लगाइए, देखिएगा पहले अच्छे से, थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, देखिए सम्मान के साथ देखिए आप, ऐसा नहीं कि एकदम देखा और ऊटियाँ लगाना स्टार्ट करें। एक बार अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद श्रद्धा के साथ देखें। ऐसे नहीं कि भैया देख लीजिए खत्म करो और जल्दी। देखो मित्रों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सॉफ्ट ट्रिकें दे रहा हूँ, सॉफ्ट ट्रिकें एकदम दिमाग में आती है, ये बात सही है, और एकदम जब दिमाग में आती है तो बहुत गजब तरीके से काम करती है, ठीक है। इसके प्रयोग मैं कई छात्रों पे कर चुका हूँ। मैं ब्रेन जिम का भी काम करता हूँ, और ब्रेन जिम और योगा के लिए भी कुछ कार्य करता हूँ। तो उसमें भी आप लोग मुझसे कुछ सलाह चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग। मेरा नंबर मैंने पहले ही बता दिया है। और किसी भी छात्र का अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, ध्यान रहे मित्रों, अगर किसी भी छात्र का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ता है और याद नहीं होता है, तो वो भी मुझसे बात कर सकता है, मिल सकता है, जिससे मैं आप उसे कुछ ऐसी टिप्स दे सकूं जिससे पढ़ने में उसका अच्छे से मन लग जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं कर्मधार समास के बाद तीसरा समास है द्वंद्व समास। अगला समास तीसरा नहीं, चौथा या पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास काफ़ी सरल है। यहाँ पर आप द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, 2 वस्तुओं की बात हो, देखिए एक होगा सिंगल, अगर देवी देवता का पर्यायवाची है तो बहुब्रीहि है, और अगर देवी देवता का पर्यायवाची नहीं तो तत्पुरुष है। अगर 2 व्यक्तियों के नाम या 2 वस्तुओं के नाम या फिर 2 स्थानों के नाम तो ये द्वंद्व समास हो। 2 वस्तु, जैसे टेबल की बात कर लें, अगर टेबल अकेली है तो तत्पुरुष, ध्यान रखिए, टेबल अकेली है तो तत्पुरुष है। लेकिन टेबल और कुर्सी बोल दें तो द्वंद्व हो गई। अगर टेबल हो गई तो अव्ययी भाव। देखिए समास की प्रकृति उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप एक लड़की को देखते हैं, जब तक वो अपने मायके में अपने पिता के घर में रहती है, तब तक वो किसी की बेटी, किसी की दीदी, किसी की बहन, किसी की ननंद होती है। जैसे ही वो ससुराल में अपनी शादी होके ससुराल जाती है तो वो किसी की चाची बन जाती है, ससुराल जाती है, किसी की बहू बन जाती है और किसी की पत्नी बन जाती है। तो वो एक ही है, तो उसका रूप अलग अलग होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बात की किताब को देख सकते हैं तत्पुरुष समास। अगर हम इसे किताब लिख दें तो यही अव्ययी भाव समास हो गई। अगर मैं इसे अच्छी किताब लिख दूं तो यही कर्मधार समास बन गया। समझ पा रहे? क्योंकि सिर्फ रूप बदल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं। अब हम इसे किताब कॉपी लिख दूं तो यही द्वंद्व समास हो। 2 वस्तुओं की बात हो, 2 स्थानों की बात हम करें। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बोल देता हूं, मान लीजिए इंदौर को सभी लोग देख सकते हैं, तो इंदौर कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास देख सकते हैं, तत्पुरुष समास हो गया। अब मैं बोल दूं इसी को स्वच्छ इंदौर, तो ये कर्मधार समास हो गया कि नहीं। अब मैं इंदौर धार लिख देता हूं तो यही द्वंद्व समास हो। समझ रहे? तो 2 व्यक्तियों के नाम, अब जैसे मैंने लिखा राम पूजनीय है भैया, हिंदू संस्कृति में बहुत अच्छे से पूजे जाते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास में आ गया। अब लेकिन मैं राम लखन लिख दूं तो ये द्वंद्व हो गया। लेकिन मैं यही राम लिख देता हूं तो ये अव्ययी भाव समास हो गए, बहुब्रीहि समास नहीं हो गए, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है मित्रों।
जैसी पुनरावृत्ति हो तो आपका अव्ययीभाव समास होता है, विपरीत शब्द होते हैं तो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास हो जाता है। अगली बात करते हैं, दूसरा फैक्ट इसमें ध्यान रखेंगे, विलोम शब्द। विलोम की बात करें, जैसे विलोम शब्द साथ साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग आ जाए, साथ साथ हो, साथ में हो, ठीक है, कैसे हो, साथ में। अब जैसे रात दिन, दिवा रात्रि, सुबह शाम, अच्छा बुरा, ठीक है, ऐसे विलोम दिखाई दे रहे हो तो आपका द्वंद्व समास होगा। तीसरी बात, 10 से ऊपर स्वतंत्र संख्या। स्वतंत्र संख्या, स्वतंत्र संख्या का मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र संख्या, इसमें कोई भी संज्ञा नहीं है। अगर संख्या के बाद कोई संज्ञा हो गई तो वो द्विगु बन जाएगी, ध्यान से रखिए। अब जैसे हमने बोला 56, तो ये आपका द्वंद्व समास स्वतंत्र है, लेकिन इसी को मैं 56 भोग लिख दूँ तो ये द्विगु हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा आ गई, जिस वस्तु को आप देख सकते हैं। लेकिन भोग को अकेला हम ऐसा लिख दें तो ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि देख सकते हैं। फिर से देखिए, थोड़ी सी फैक्ट्री जो कंपटीशन की वास्तविकता में तैयारी कर रहे हैं वो उससे अच्छे से देखिए। मैंने वो लिखा 56 एक स्वतंत्र संख्या है, आपका द्वंद्व समास, स्वतंत्र द्वंद्व समास। ध्यान से सुनिए, 56 स्वतंत्र संख्या है तो द्वंद्व समास। लेकिन इसी को हमने से लिखा 56 बर्तन या भोग लिख देते हैं, बर्तन लिख दिए तो यही द्विगु समास हो, ठीक है। अगर बर्तन अकेला लिखा है तो तत्पुरुष समास, स्वच्छ बर्तन लिख दें तो कर्मधार समास। समास अपने आप में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखिए। ये तीनों चीजों में आपका द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाता है। अगले हम बात करते हैं, इसके बाद हम अगली बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली हम बात कर रहे हैं द्वंद्व समास के बाद, अगला ध्यान से सुनिएगा, अगली बात कर रहे हैं द्विगु समास की। वैसे द्विगु समास आपका कंप्लीट ही हो गया। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, जो मैंने अभी बताया था। जैसे मान लीजिए नवग्रह है, नवग्रह, तो 9 ग्रहों के समूह की बात कर रहा है तो द्विगु समास है। लेकिन अगर हम चतुर्भुज लिख दें तो क्या ये द्विगु समास होगा? ऑप्शन के ऊपर निर्भर कर सकता है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो कब सकता है? जब किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची नहीं हो। अगर किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन में मिल जाता है तो आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे, द्विगु समास नहीं लगाएंगे। अगर देवी देवता का पर्यायवाची नहीं है तो आप द्विगु समास लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ लिखा नवग्रह, तो कौन सा हो गया? द्विगु समास, क्योंकि 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं। अगर हम इसी को नवयुवक लिख दें तो वास्तविकता में 9 युवकों की बात नहीं कर रहे, ये नए मतलब विशेषण, नव विशेषण स्वरूप है, इसलिए द्विगु कर्मधार समास बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कर्मधार समास बन जाता है, द्विगु समास नहीं बनेगा। अब जैसे हमने लिखा पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, ठीक है, ठीक है। चवन्नी, 4 आनों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह इत्यादि। इस तरीके से कितने भी शब्द उठा के देखिए, अठन्नी है, चवन्नी है, त्रिफला है, त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिलोक है इत्यादि। लेकिन त्रिनेत्र की बात आए तो त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची? शिव जी का पर्यायवाची। तो इसका मतलब है त्रिनेत्र द्विगु समास नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। समास को बड़े अच्छे से देखिएगा, आप तरीके से देखिएगा, कंप्लीटली बड़ा सिंपल टॉपिक है, यहाँ से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यहीं पे आपका समाप्त है, वीडियो समाप्त है। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ज़रा बताइएगा। प्रश्न है मेरा प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके लिए है अव्ययीभाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है
कर्मधार समास, कर्मधार समास। चौथा है द्विगु समास। आप इसका उत्तर कमेंट करके दे सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कितना % आपकी ओटी लग रही है, कितनी ओटियों में कहाँ दिक्कत आ रही है। ओटियों में अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं इसका दूसरा भाग और सिंपल और गजब की ट्रिकों के साथ मैं आपको भेज दूँगा। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।